हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यारे से चैनल पे हमेशा की तरह मैं इस बार भी एक बेहतरीन सा लेक्चर ले करके आया हूँ और इस बार का लेक्चर 7 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल्स को कवर करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ छोटा सा, एंड देन आफ्टर दैट हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे एंड फिर फाइनली एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। और 4.3 सॉल्व कर लेने के बाद इसके साथ साथ ये चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लेने वाले हैं। सो जिन स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंच रही है, जिनको अच्छी लगती है, लाइक कर लीजिए, वीडियोस शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। रीज़न, बेल आइकन को दबाने से आप लोगों को आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो इससे आप लोग की पढ़ाई में रुकावट भी नहीं आने वाली है। सो कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ते रहेंगे एंड इंटरेक्शन होता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने के लिए उसके एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होगा, इस एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है आप लोगों को, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कैसे फाइंड होता है। सिंस आपका एक क्लास 10th का सिलेबस रिड्यूस्ड फॉर्म में आ चुका है, सो क्वाड्रेटिक फार्मूले को कैसे बनाते हैं ये कट कर दिया गया है। सो मेरा भी मानना है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूले को ना बताते हुए मैं डायरेक्टली फार्मूला ही बता रहा हूँ। ये ऑप्टेन कैसे हुआ, कैसे आया, ये मैं नहीं बताने वाला। हाँ, ये बता देता हूँ कि किस इक्वेशन से ऑप्टेन हुआ है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हम लोग को मिला है। किससे मिला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग को मिला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + bx + c = 0। सो x² + bx + c = 0, इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो हम लोग को एक ये फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म मिलेगा। आप लोग को याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते थे, जब स्प्लिटिंग मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोग को x की 2 वैल्यूज़ मिलती थी जिनके 2 ज़ीरोस होते थे। सो यहाँ पर भी हम लोग को 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना। इसके वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, बट यहाँ पे समझ लीजिए पहले कि इस इक्वेशन से हम लोग को ये फॉर्मूला मिला है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, x के रिस्पेक्ट में है, y भी हो सकता है, यहाँ पे z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हम लोगों को इस फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला मिला हुआ है। बस आप लोग याद रखिए, फार्मूले को हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता था, आप लोग को याद होगा, पहले थोड़ा समझ ले, ये फार्मूला तो मिल गया हम लोग को, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को भी हम लोग इसी के थ्रू फाइंड करेंगे। इसे सॉल्व करना होगा, मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देने वाला हूँ बिकॉज टाइम टेकिंग होगा, लेंथी जाएगा, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप लोगों को फिर सिलेबस कवर कर पाने में प्रॉब्लम होगा। मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, बट मेरा मानना है कि फार्मूले को याद रखिए, फार्मूले से सब कुछ बनने वाला है। आप लोगों को पता है a b c क्या होता है, एक रियल नंबर्स होता है और a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पहले बता दिया है मैंने, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता रखा है। आप लोगों को याद होगा, हम लोग जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था 2x² + 5x - 7 ऐसा करके = 0, इस फॉर्म में अगर कुछ गिवन है, सपोज इसे सॉल्व करते करते मुझे लीनियर फॉर्म में x + 2 and x - 3 ये इस फॉर्म में मिल गया। इस फॉर्म में मिल गया तो याद है आप लोगों को कि 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया करते थे हम लोग, x + 2 = 0 and x - 3 = 0।
याद होगा तो फिर ये भी याद होगा कि x इज इक्वल टू ये आता था -2, ये आता था +3, ऐसा करके कुछ सॉल्व करते थे हम लोग। ये सारी चीज़ें याद है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यही पार्ट देखा है, ये +-2 पार्ट है, इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ये इससे हम लोगों को ये मिला और इसे मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। इस और जब 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक बार प्लस लेकर के लिया, सॉल्व किया, और एक बार क्या किया मैंने, माइनस लेकर के सॉल्व किया। यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस साइन है। क्या फॉर्मूला क्या है मैं बता दूँ, अगर x के रिस्पेक्ट में पूरा ये फॉर्मूला लिखें तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू हम लोग को मिलेगी। सपोज कि मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज x वेरिएबल है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग को ये जो फॉर्मूला मिलेगा, ये क्या है, ये x की वैल्यू है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया ना, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x की वैल्यू निकालना है। सिंस यहाँ पे x गिवन है तो x की वैल्यू, अगर यहाँ पे y गिवन होता है तो y हम लोग लिखते हैं, y इज इक्वल टू, लेकिन ये सेम होगा हर बार, y है फिर भी यहाँ पे सिर्फ चेंज होने वाला है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाने वाला है, सेम रहने वाला है। सो यहाँ से मैं देखूँ तो -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला मिला हुआ है हम लोग को। यहाँ पर हम लोग देखें तो ये प्लस और माइनस पार्ट गिवन है, तो प्लस एंड माइनस पार्ट जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, वैसे यहाँ पर भी हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड होते हुए ऐसा ब्रेक होगा। तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट रूट किसे बोलेंगे हम लोग, -b प्लस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ए है ये, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट जब हम लोग माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे, माइनस लेकर के सॉल्व किया तो ये कुछ आएगा। तो इस तरह से हम लोग को रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलने वाले हैं, एंड 2 रूट्स ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह के रूट्स होंगे। सपोज ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो फिर क्या बोलूँगा, ये b स्क्वायर -4ac 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, -b/2a, दोनों के रूट्स सेम हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे। सो अलग अलग कंडीशन होंगे, वो सब हम लोग देखेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे 2 रूट्स हम लोग को मिलने वाले हैं। मे बी 2 रूट्स मिल जाए, मे बी 2 डिफरेंट रूट्स मिले, 2 सेम रूट्स मिल जाए इनको सॉल्व करने से। एक्चुअल में है क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, ये b, a एंड c की वैल्यू जब हम लोग को ये इस फॉर्म में मिलेगा तो हम लोग को a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू -7, और इसे सॉल्व करेंगे इस हिसाब से हम लोगों को, तो x की वैल्यू मिलेगी एंड y की वैल्यू, सॉरी यहाँ भी x की वैल्यू मिल जाएगी। सो 2 रूट्स मिल जाने वाले हैं हम लोगों को, है ना। अब 2 रूट्स हो सकता है कि सेम हो जाए दोनों के, 2 रूट्स हो सकता है कि अलग अलग हो जाए। जैसे अभी यहाँ पे देखा, ये 2 रूट्स हम लोग को मिल गए हैं, इसके सॉल्व किया तो एक एग्जांपल लिया मैंने कि सपोज ये ऐसा है, तो सॉल्व किया तो -2 एंड 3 ये दोनों क्या हैं, रूट्स है इसके, 2 रूट्स मिल गए हैं, ये दोनों अलग अलग रूट्स हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी कि दोनों सेम रूट्स आ जाते हैं, -2 ऐसा भी आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि रूट्स ही ना फाइंड हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसके रूट्स फाइंड हो ही ना रहे हो हम लोग को। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे, इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक तो 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे, एक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रिमेंबर लिखा हुआ है ना, रिमेंबर लिखा हुआ है, तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट रियल रूट्स, है ना। ये सारे पॉइंट्स क्या है मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा देख लें हम लोग कि ये b स्क्वायर -4ac इस फॉर्मूले में, फॉर्मूले का जो रूट्स हमने फाइंड किया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का फर्स्ट रूट सेकंड रूट जो फाइंड किया हम लोगों ने, फर्स्ट एंड सेकंड रूट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो b स्क्वायर -4ac अंडर रूट में है, वहाँ भी वही है b स्क्वायर -4ac अंडर रूट में। ये इस b स्क्वायर -4ac इसे हम लोग बोलते क्या है, इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, अंडरलाइन करेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट। इसी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर इसका नेचर डिपेंड करता है कि किस टाइप से नेचर होगा, कैसा नेचर होगा इसके रूट्स के, है ना, रूट्स के नेचर कैसे होंगे ये डिसाइड करेगा। तो रूट्स के नेचर को अगर हम लोग देखें, नेचर ऑफ रूट, है ना, इसे बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू 0 हैज़ क्या, टू डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, तो डिस्टिंक्ट और डिफरेंट रियल रूट्स, दो अलग अलग रूट्स हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? दो अलग अलग या दो डिफरेंट रूट्स कब हो जाएंगे? अगर ये पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है। तो सपोज ये ग्रेटर देन 0 आता है तो अंडर रूट ये यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 1 2 3 100 200 500 कुछ भी हो सकता है इसके अंडर में। इसे ब्रेक करके हम लोग बाहर ला सकते हैं। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस वाला पार्ट एक बार माइनस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ग्रेटर देन 0 यहाँ भी, यहाँ पे सपोज 289 है तो यहाँ भी 289, तो 289 की वैल्यू 17 आ जाएगी, 17 बाहर आ गया प्लस 17, बी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी यहाँ पे, सपोज 5 7 कुछ भी हो सकता है ना। एंड यहाँ पर भी बी स्क्वायर की वैल्यू 289 दैट इज 17 आ जाएगा। माइनस 17 सॉल्व करेंगे, माइनस करके सॉल्व करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी एंड डिवाइड बाई 2a होगा, है ना। एक एग्जांपल मैं ले लूँ अगर कि अभी समझेंगे, ठीक है, आगे एग्जांपल्स में हम लोग समझ लेंगे इसे बहुत आराम से। फिलहाल के लिए अभी अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? रूट्स फाइंड करते हैं। जो रूट्स आप लोगों को पता है, हाँ वही रूट्स जो हम लोग अभी तक फाइंड करते हुए आए हैं। इसके पहले ये रूट्स वगैरह जो फाइंड कर रहे हैं, ये वैल्यू हम लोग को इसके थ्रू फाइंड हो जाता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया था, अब हम लोग फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। स्प्लिटिंग मेथड तो हो गया, मे भी स्प्लिटिंग मेथड में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा सा ये लेंथी जाता है स्प्लिटिंग मेथड के कंपैरिजन में, लेकिन ये ज़्यादा इजी होता है। एक बार आदत लग गई तो फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ। स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जब देखते हैं इस फॉर्मूले को तो लगता है कि ये ज़्यादा टफ है, बट प्रैक्टिस में लाइए, हैबिट में लाइए अपने, तो समझ में आएगा कि नहीं ये ज़्यादा ईजी है ना। ज़्यादा इम्प्रूव्ड फॉर्म में हर चीज़ दिया हुआ होता है, और जब भी इम्प्रूव फॉर्म में दिया होता है तो लोगों को लगता है कि टफ़ है, बट टफ़ नहीं होता है वो, थोड़ा सा उसे स्टडी करने की ज़रूरत होती है एंड देन सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा हम लोग देख ले इसे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट में है वो क्या है? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे। और डिस्क्रिमिनेंट का नेचर कैसा होगा? अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, पूरा सॉल्व करने से 0 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, ये सपोज ये पूरा का पूरा सॉल्व किया 289 0 से बड़ी वैल्यू है, तो इसे सॉल्व करके हम लोग आगे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू भी पता होगा, a की वैल्यू भी पता होगा, जैसा कि वहाँ पे ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। तो b की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है, और ये पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो 289 अगर आ जाता है, ऐसा करके हम लोग पूरा का पूरा x की वैल्यू इधर फाइंड हो जाएगी और इधर भी फाइंड हो जाएगी, 2 रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो कैसा मिलेगा? अगर ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और मिलेगी, वहाँ पे x की वैल्यू कुछ और मिलेगी। और अगर मैं ये बोलूँ कि दोनों इक्वल टू 0 है, मतलब ये 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, तो होगा क्या? अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट फिर अंडर रूट 0 क्या होगा? 0 होगा जाए, 0 होगा तो बचेगा क्या? प्लस 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, बचेगा क्या? माइनस b/2a, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग देखें, ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस करने से कुछ फर्क होगा नहीं, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, तो माइनस b/2a यहाँ भी और माइनस b/2a यहाँ भी होगा। इस केस में हम लोग बोलेंगे दोनों के रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के रूट्स इक्वल हो जाएंगे, सेम, दैट इज एक ही टाइप का रूट्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे मे बी की -2 है तो यहाँ भी -2, या यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, ऐसा कुछ हम लोग को रूट्स फाइंड करने को देखा जा सकता है, फाइंड करने को मिल सकता है। अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा गिवन है। इसी तरह से मैं बोलूं कि ऐसा भी एक केस हो सकता है कि पहले क्या हमने पढ़ा कि ये पूरा का पूरा पार्ट डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? 0 से ग्रेटर हो या तो, या फिर 0 के इक्वल हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 से लेस हो। अगर ये 0 से लेस हो गया तो अंडर रूट में 0 से लेस वाली वैल्यू कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी वैल्यू होती है ना। तो इमेजिनरी वैल्यू के बारे में अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस हम लोग को ये बताना है कि ये इसका नेचर कैसा है, रूट्स के नेचर कैसे। नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे,
ठीक है। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब, ऐसा। तो क्लियर हो गया, इसे नोट करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखने वाले हैं। एग्जाम्पल 7 क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, और इसके रूट्स के नेचर को फाइंड करना है। ठीक है, तो रूट्स के नेचर को फाइंड करने के लिए हम लोग को रूल्स पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 होता है। तो क्या क्या, कैसे कैसे रूट्स फाइंड होते हैं हम लोगों को। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन है, क्या गिवन है, देखेंगे क्या गिवन है, 2x² - 4x + 3 = 0, ऐसा कुछ है ना, गिवन है। तो हम लोग बोलेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इक्वेशन इज, थोड़ा सा इसे यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। क्या गिवन है, गिवन है 2x² - 4x + 3 = 0। This equation is in the form of quadratic equation ax², quadratic equation ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में है। तो अगर हम लोग इससे कंपैरिजन करते हुए देखें, देयरफॉर हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, देयरफॉर a = 2, x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है। सो ये a के प्लेस पे है 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के प्लेस पे क्या है, -4 है, तो -4। याद रहे, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लेंगे, लेकिन माइनस दिया हुआ है तो b की वैल्यू माइनस हो जाएगी, है ना। इसी तरह से c की वैल्यू भी प्लस या माइनस हो सकती है, a की वैल्यू भी प्लस या माइनस हो सकती है। ठीक, तो c की वैल्यू क्या है, 3 है। ऐसा कंपैरिजन कर लिया। सो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज हम लोग को नेचर यहाँ पे है ना, हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, रूट्स के नेचर फाइंड करने है ना। नेचर ऑफ रूट्स के लिए, फॉर नेचर ऑफ रूट्स मैं लिखूँ, फॉर नेचर ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन में मैं ऐसा करा दे रहा हूँ, सॉरी इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऐसा मैं करा दे रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग को पता चलेगा उसके रूट्स के नेचर कैसे होंगे। रूट्स के नेचर में दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, या फिर सेम रूट्स मिलेगा, या फिर नो रूट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ हम लोग को देखना होगा। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे फॉर नेचर ऑफ रूट्स, फर्स्टली फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करेंगे। देयरफॉर क्या हम लोग बोलेंगे, b² - 4ac = डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहा हूँ मैं। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -4 है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -4², बिकॉज b² दैट इज -4², -4 × 2
ए की वैल्यू क्या है 2 है ना, ए की वैल्यू 2, तो यहाँ पे इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3। सॉल्व करेंगे इससे, -4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, -24 क्या आ गया -8। बी स्क्वायर -4ac क्या आ गया -8। देयरफॉर सो बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0, 0 से छोटा है ये वैल्यू है ना, माइनस है दैट इज 0 से लेस है, एंड प्लस होता तो 0 से बड़ा होता ये, एंड अगर 0 है तो 0 के इक्वल ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कैसे करा जाता है। इफ बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 देन हम लोग क्या बोलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा हम लोग को। ठीक है, ठीक। एंड इफ बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो हम लोग को देन टू इक्वल रूट्स, इसमें रियल रूट्स क्यों बोलूँगा, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्या पॉजिटिव आ जाएगा, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac x इज -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये इक्वेशन को जब हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक किया था तो क्या हम लोग को मिला था, हम लोग को मिला था एक -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, और एक क्या मिला था, ये दोनों रूट्स थे, x की वैल्यू आ रही थी। सेकेंड वाला क्या मिला था, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो अलग अलग हम लोग को रूट्स मिल रहे थे इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले में चेंज किया, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग को रूट्स मिला, फिर रूट से हम लोग को नेचर पता चलेगा। तो उस केस में अगर ये पार्ट पूरा 0 हो जाता था तो इससे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ -b बाई 2a एंड -b बाई 2a बचता था। लेकिन अगर ये 0 से ग्रेटर होगा ये वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और कुछ ना कुछ वैल्यू आने से हम लोग को रियल रूट्स उसके मिलेंगे, दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि ये 0 से छोटा आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो माइनस को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो नो रियल रूट्स उस केस में मिलेगा। तो यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ, इफ़ बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 का मतलब माइनस है ना, माइनस अगर रियल रूट्स मिल जाए, माइनस वैल्यू मिल जाए इस डिस्क्रिमिनेंट का, तो रियल रूट्स कैसे हो जाएंगे, नेचर कैसा हो जाएगा रूट्स का, देन नो रियल रूट्स विल बी देयर। यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स हम लोग को नहीं मिलने वाला। ये 3 पॉइंट मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया आप लोगों को। ठीक है, सो इसके ही अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये तो लेस देन ये बी स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिली है, -8 है, जो 0 से छोटी है वैल्यू, 0 से छोटी है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 हम लोग लिखेंगे। देयरफॉर मैं बोलूँगा, देयरफॉर क्या हम लोग बोलेंगे, द गिवन इक्वेशन देयरफॉर the given equation has the given equation has no real roots, कोई भी रियल रूट्स इसके नहीं फाइंड हो पाएंगे। ठीक है,
इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल 7 अब समझ लिया, बहुत ईजी था। एग्जाम्पल 8 हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। क्या है एग्जाम्पल 8? अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर हम लोगों को एक पोल इरेक्ट करना, खड़ा करना है किसी पॉइंट पे, है ना। ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स, जिनकी डायमीटर 13 मीटर्स हो, इन सच अ वे दैट, इस तरह से कि, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। सपोज ये सर्कुलर पार्क है, सॉल्यूशन ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज ये सर्कुलर पार्क है, यहाँ पे सर्कुलर पार्क मैंने बना लिया, ठीक है। एक सर्कुलर पार्क बना लिया मैंने। एक सर्कुलर पार्क कुछ ऐसा दिख रहा है, सपोज ऐसा हम लोगों ने मान लिया, है ना। एंड इनका जो डायमीटर है वो कितना है? 13 मीटर। तो डायमीटर कैसा हो सकता है? ये सर्कल से पास होते हुए जो कॉर्ड जाती है, सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर कहलाती है। तो सर्कल से पास होते हुए जो लाइन जाएगा वो डायमीटर होगा, ठीक है। सपोज मैंने बोल दिया कि ये डायमीटर है, ये डायमीटर 13 मीटर है, 13 मीटर के डिस्टेंस पे है, 13 मीटर्स, है ना, 13 मीटर्स। मीटर शॉर्ट में लिख देता हूँ एम दैट इज मीटर। सो 13 मीटर के डिस्टेंस पे है ये, है ना। 13 मीटर इसकी लेंथ है उस पार्क की, देखे तो मतलब उसकी चौड़ाई बोलते हैं, है ना। 13 मीटर कुछ गिवन है ऐसा। In such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite gates, fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि 13 मीटर उसका डायमीटर है, किसका? सर्कुलर पार्क का। और सर्कुलर पार्क में हम लोगों को पोल कहीं पे लगाना है ना, इरेक्ट करना है, खड़ा करना है। सर्कुलर पार्क में पोल कैसा होगा? ऐसा लगेगा। सपोज हम लोग की ज़मीन पे ऐसा सर्कल है तो पोल तो ऐसा ही लगेगा। तो यहाँ पे अगर सर्कल ऐसा है तो पोल ऐसा लगेगा। ये बाउंड्री पे लगाना है, याद रहे, बाउंड्री पे लगाना है। तो यहाँ 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 कहीं भी ऐसा लग सकता है, ठीक है, कहीं भी हम लोग लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके साथ साथ बोल रहा है कि इस तरह से हम लोगों को पोल को इरेक्ट करना है, पोल को खड़ा करना है कि जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे 2 गेट्स लगे हुए होंगे। और 2 गेट्स कैसे लगे हुए होंगे? एक दूसरे से डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स होंगे। डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स का मतलब क्या होता है? मतलब जिनका जितना डायमीटर है उतने ही डिस्टेंस पे लगे हुए होंगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक गेट यहाँ हो सकता है, एक गेट यहाँ, और दोनों का नेम क्या है? ए एंड बी है। ए और बी अपोजिट बोला है तो अपोजिट में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक गेट लग गया और यहाँ पर एक गेट लग गया, ठीक है, जो फिक्स्ड है। और दोनों एक दूसरे से डायमेट्रिकली अपोजिट हैं और फिक्स्ड गेट्स हैं जो 13 मीटर पे होंगे डेफिनेटली। अब हम लोग को पोल ऐसा इरेक्ट करना है कि जिससे वो differences of its distance from 2 diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। मतलब 7 मीटर पे हो जाए डिफरेंस, उनका डिस्टेंस जो होगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे पोल यहाँ पे लगा दिया। पोल अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे अगर मैंने पोल लगाया तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे पोल लगा दिया तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस B से और यहाँ से इसकी डिस्टेंस A से जितना भी होगा वो दोनों को आपस में अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 7 मीटर का आएगा। कहने का क्या मतलब है? जैसे सपोज मैंने बोल दिया ये एक पोल ही है, पोल को P से ही रिप्रेजेंट कर दिया सपोज, ठीक है।
P से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ से मैं डिस्टेंस देखूँ, ये अगर 3 मीटर है तो इसका डिस्टेंस होना चाहिए 7 मीटर, ठीक है, सॉरी 10 मीटर, 10 मीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें हम लोग तो क्या आएगा, 10 मीटर माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं कि पोल ऐसा होगा कि यहाँ से इसकी दूरी जितनी होगी और यहाँ से इसकी दूरी जितनी होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 मीटर का होगा, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ हम लोग को रखना है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि मैं इसे यहाँ ना रख करके और पास रख दूँ, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ पाएगा। सपोज़ मैंने इसे यहाँ रख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का ये अगर 3 मीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। एक और चीज़ बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि ये ही 3 मीटर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 मीटर हो और ये 3 मीटर हो, है ना। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 मीटर आना चाहिए। मतलब इसका मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 10 मीटर, ऐसा बोल सकता हूँ कि एक पोल हो सकता है यहाँ कहीं हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाहता हूँ? हो सकता है यहाँ पे एक पोल हो या फिर यहाँ पे एक पोल हो जाए, तो ये अगर 3 होगा तो ये 10 हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 और 10 ही हो, ऐसी कुछ वैल्यू होगी जिनमें उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7। जैसे मैंने बोल दिया, सपोज़ अगर इसे मैंने 7 ले लिया, सपोज़ इसे मैंने 7 मीटर ले लिया, ये तो ये कितना हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा, है ना। 7 ना, 10 मीटर 7, ये 14 मीटर हो जाएगा। 14 से 7 माइनस करूँगा तो 7 मीटर का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी कुछ हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पता नहीं हम लोगों को क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग को मान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। 2 केस बन गए, समझ में आया। ये ऐसा हो सकता है कि ये ज़्यादा, ये छोटी वैल्यू है तो ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, दोनों के बीच का डिफरेंस 7, या फिर ये छोटी वैल्यू है P से B तक का डिस्टेंस, तो P से A तक का डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, है ना। क्लियर हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ही केस ले करके चलता हूँ, है ना। एक ही केस लेकर चलता हूँ मैं, यहाँ से P से B छोटा रखूँगा और P से A बड़ा रखूँगा, है ना। ग्रेटर वैल्यू ये रखूँगा, ये, है ना। क्या लिखेंगे, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13, है ना। According to question, let the given figure
या फिर ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट फिगर शोज a circular park of diameter of 13 meters of diameter 13 meters. Where A and B are two gates opposite to each other at a distance of diameter. Opposite to each other at a distance of diameter. डायमीटर के डिस्टेंस पे है, डायमीटर दैट इज 13 मीटर, 13 मीटर के डिस्टेंस पे है। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब हम लोगों ने लिख लिया है ना। सो and P is the pole kept at boundary, kept नहीं बोलेंगे, erected at boundary, erected at boundary in such a way that erected at boundary in such a way that if distance of P from B gate B is x meter, then distance of P from gate A will be x plus 7 मीटर। क्यों ऐसा होगा? x मीटर अगर इसे बोल दिया तो x प्लस 7 क्यों बोलूँगा ऐसा? x and or वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पर ये मतलब है कि यहाँ पे अगर x हो जाएगा तो ये x प्लस 7 हो जाएगा। 7 मीटर ज़्यादा बड़ा है ये, तभी तो 7 मीटर ज़्यादा बड़ा होगा। डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, एक x प्लस 7 माना और एक 7x माना,
तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये x दोनों कट होके 7 मीटर डिफरेंस आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पूरा जो सेंटेंस लिखना था वो मैंने बता दिया यहाँ पे। ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं, और या फिर और डिस्टेंस, और या फिर हम लोग लिख ही लेते हैं, और इफ डिस्टेंस ऑफ P from B from A is P कैपिटल रखते हैं इसे, है ना, P from A is X, then distance of P from B will be x plus 7। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा कुछ होगा। ठीक है, x plus 7 ये मीटर कर लेंगे, है ना, मीटर होगा, और ये x मीटर इज x मीटर इज x मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ कर लेंगे। ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया? ध्यान से समझना है इसे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, तो ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करके समझेंगे। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कॉर्ड सेंटर से जा रहा है, अगर कॉर्ड सेंटर से जा रहा है या फिर कहीं से भी जा रहा है कॉर्ड, तो उसके सेम सेगमेंट में सेम एंगल बनाता है। लेकिन कॉर्ड अगर सेंटर से जा रहा है तो सेंटर से उसके सेम सेगमेंट में इधर कहीं भी एंगल बनाएगा सर्कल पे, तो वो 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, यहाँ पर बनाऊं, फिर भी ये 90 डिग्री बनाएगा। मतलब एंगल कहीं पे भी बनाऊं, यहाँ बना रहा हूँ फिर भी ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है। यहाँ बना रहा हूँ तो फिर भी ये 90 डिग्री। सो ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, क्लास 9th में पढ़ रखा है ऑलरेडी। सो इसे हम लोग देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इस हिसाब से यहाँ पे ये सेंटर से ऐसा जो जा रहा था, यहाँ पे एंगल 90, तो यहाँ पे ये सेंटर से ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री, है ना। कितना बनाएगा? 90 डिग्री, है ना। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है। ए बी की वैल्यू 13 मीटर है, जो ए और बी क्या है? गेट्स हैं, दोनों अपोजिट एक दूसरे से हैं और डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, दैट इज 13 मीटर के डिस्टेंस पे है। ए से पी तक का डिस्टेंस x प्लस 7 अगर मान लिया और पी से बी तक का डिस्टेंस x मान लिया, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये थोड़ा मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे, है ना, क्लियरली। सो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 मीटर। ए पी इज इक्वल टू x प्लस 7 मीटर, x प्लस 7 मीटर। एंड
बी पी इज इक्वल टू एक्स मीटर, है ना। एक्चुअली बी पी पहले लिखना था मुझे, बी पी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड ए पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 मीटर। ऑल्सो एक और चीज़ याद रखना है, एक और चीज़ याद रखना है, ये क्या रखना है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मैंने थ्योरम बता रखा है, आप लोग जाइए सर्च कीजिए। अगर सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है कोई कॉर्ड, तो फिर वो 90 डिग्री बनाता है वो थ्योरम, है ना। या फिर मैं लिख सकता हूँ एज डायमीटर कॉर्ड passes फ्रॉम सेंटर, इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं थोड़ा सा, बिकॉज हम लोग को फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो उस केस में हम लोग देखेंगे, है ना, एक्स की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं देखूँ तो हाइपोटेनस क्या है ये हम लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, हाइपोटेनस यहाँ पे देखिए ये और ये पार्ट दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो जो 90 डिग्री पे 2 आर्म्स होते हैं उनको छोड़ करके थर्ड आर्म्स जो होता है वो ये हाइपोटेनस होता है। सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है, तभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। सॉल्व करें हम लोग। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, 13 मीटर, है ना। ए बी है, ए बी हाइपोटेनस है, दैट इज 13 मीटर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, सपोज मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल एक बना दूँ, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर, और अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज मैं बोलूँ x प्लस 7 स्क्वायर प्लस, याद रहे कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही पहले लिखें, बेस भी पहले हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस इधर ही रहेगा, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, बेस परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, हाइपोटेनस सेम रहेगा, लेकिन इसे मैं अगर यहाँ से देखता तो ये परपेंडिकुलर होता, और अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर है। देखने का नज़रिया सिर्फ दो ही जगह से हम लोग को रखना है, यहाँ से नहीं रखना है। ठीक है, x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करें अगर इसे तो 169 ये आता है। इसे सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7, है ना, 2ab। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2ab को 14x, 7 2 जा 14x, 14x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इसका स्क्वायर किया क्या आया, 49 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 169 राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगा मैं, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
प्लस 14x प्लस 49 प्लस 49 तो पहले से ही है, एंड ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो माइनस 169। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये ज़ीरो को मैं उधर लिख दिया फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो वही पहले भी इक्वल थे दोनों। अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तो ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे ज़ीरो रख दिया फिर भी दोनों इक्वल हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छे से समझ में आया है? सॉल्व करें इसे, क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 14x ये दोनों सॉल्व किया तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। कॉमन कुछ ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं हम लोग। 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। 2 उधर डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा 0 को तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब ये 2 का कोई मतलब नहीं है ना? या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, है ना? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। नाउ द ऑब्टेन्ड इक्वेशन is in the general form of quadratic equation, is in the general form of quadratic equation, general form of quadratic equation, quadratic equation के जनरल फॉर्म में है ना? therefore यहाँ पे बोलूँगा therefore, या आप लोग चाहें तो न्यू लाइन से लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना? therefore a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है ना? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी इसे पूरा लिख लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम लोग देखें यहाँ पे therefore a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है? a से अगर कंपैरिजन करें तो 1, b की वैल्यू क्या है? 7, c की वैल्यू क्या है? माइनस 60। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर डायरेक्टली हम लोग फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं, फार्मूले का भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू। सपोज़ फार्मूला रख दिया मैंने, है ना? थोड़ा सा मुझे स्पेस बनाना होगा, है ना? सो इसे सॉल्व करते हुए थोड़ा सा मैं इरेज करूँगा इसे, तो इससे पहले आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। क्या करना होगा पहले मैं देखता हूँ। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग देखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इतना क्लियर हो गया? थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व करूँगा अब। इसे सॉल्व करूँ अगर मैं, तो क्या मिलने वाला है मुझे? देखें, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्या मिलने वाला है? x इज इक्वल टू माइनस साइन, b की वैल्यू क्या है? 7 है, b की वैल्यू 7 है तो यहाँ b के प्लेस पे 7 रख लूँगा मैं, b के प्लेस पे 7 रख लूँगा। -7
प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 1 इंटू सी 4 ए सी, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 सॉल्व करें इसे, क्या आ रहा है x इज इक्वल टू ये -7 है प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर क्या होता है 49, 7 स्क्वायर 49 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ, इतना हो गया। सॉल्व करें आगे, क्या आएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 2। आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा हम लोग को x इज इक्वल टू, ये इसे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो -7 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है, नोट करेंगे इसे, फिर आगे मैं इरेज करके नोट कर लिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं कट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ इसे। अब देखें, अब हम लोग को x की वैल्यू क्या मिल गई है, x की वैल्यू हम लोग को मिल गई है x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट नहीं है 17 है 17 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे हम लोग, टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग नेगेटिव है ना। पॉजिटिव अगर एक बार लिया तो क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव साइन लिया प्लस साइन लिया तो माइनस इसमें से है ना, यहाँ से प्लस और माइनस की बात करें, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस जो गिवन है यहाँ से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो -7 प्लस 17 -7 प्लस 17 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू -7 प्लस 17 10 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे और देखें, अब सॉल्व करें, x इज इक्वल टू -7 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू -12। x की वैल्यू हम लोग को पता चल गया, x की वैल्यू एक है 5 और एक है -12, सो इस x की वैल्यू एक 5 और एक -12। सिंस मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे पोल हैं और ये गेट्स हैं, इस गेट से इस गेट की दूरी है ना, इस गेट की दूरी हम लोग को पता चल गया कितना है, या तो 5 मीटर होगा या फिर -12 मीटर। -12 मीटर तो माइनस में हो ही नहीं सकता, माइनस में डिस्टेंस नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा कभी नहीं होता है, ठीक है। जीरो से छोटा कहाँ जाएंगे, ज़मीन के नीचे हैं, कहीं नहीं, ज़मीन के नीचे भी जाएंगे तो भी पॉजिटिव में डिस्टेंस जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखें, सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी टेकन, डिस्टेंस cannot be taken negative, therefore -12
कैन नॉट बी टेकन एज डिस्टेंस, कैन नॉट बी टेकन एज डिस्टेंस। So we can say that, the distance of pole P from gate B is 5 meter and the distance of pole P from gate A will be कितना होगा, ये 5 है तो ये 5 + 7 12 मीटर, विल बी 12 मीटर, है ना। सो यस इट इज़ पॉसिबल, है ना। ये क्वेश्चन में बोला हुआ था इज इट पॉसिबल टू डू, तो मैं बोलूँगा यस इट इज़ पॉसिबल, है ना। hence so yes it is possible to erect the pole according to the given condition, according to the given condition, दिए हुए कंडीशन के हिसाब से हम लोग को पोल हम लोग रख पाएंगे एक सर्कुलर पार्क के किसी पॉइंट पे जिनका डिस्टेंस कुछ ऐसा हो। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है। सो इसे नोट करेंगे, हो गया। सो आज का लेक्चर नंबर 7 था। आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कवर करेंगे, बट अभी हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 9 बचा हुआ है। सो एग्जाम्पल नंबर 9 भी लेक्चर नंबर 8 में ही कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, बिकॉज यहाँ से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी उठाते हुए सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो जिन स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंच रही है, जिन्हें अच्छी लग रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, सो दैट आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे आप लोगों तक। और जिन स्टूडेंट्स को, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वे ज़रूर न्यू स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस शेयर कर करके लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट लोगों को जिसकी ज़रूरत है फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल की, वो लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।